हेलो दोस्तों, हमने विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स को हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा। आज है 22 मार्च, तो आइए शुरू करते हैं। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर रिपोर्ट जारी की है। आईएलओ के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति से दंड के रूप में इस तरह के सभी कार्य या सेवा कराना जिसे करने के लिए वह व्यक्ति स्वेच्छा से तैयार नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। 2021 में दुनिया भर में 27.6 मिलियन जबरन मजदूरी कर रहे थे। 2014 के बाद जबरन मजदूरी से होने वाले अवैध लाभ से अर्जित कुल राशि में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में ईंट भट्टा उद्योग, कालीन बुनाई उद्योग जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर नियोजित हैं। जबरन श्रम रोकने की पहले फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 के लिए 2014 का आईएलओ प्रोटोकॉल और फोर्स्ड लेबर सप्लीमेंट्री मीजर्स रिकमेंडेशन 2014 जारी किए गए हैं। भारत की पहले संविधान का अनुच्छेद 23 यह मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 23 है यह मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वह कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया गया है इत्यादि। ये सारी जो हैं भारत की पहले हैं। अब देख लेते हैं जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। तो आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष, यानी कि डिमांड और सप्लाई के क्या क्या पक्ष हैं वो देख लेते हैं। आपूर्ति पक्ष में है गरीबी, नस्ल या लैंगिक आधार पर अलग पहचान और भेदभाव, रोजगार की सुरक्षा नहीं होना जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। मांग पक्ष यानी कि डिमांड क्यों होती है? आउटसोर्सिंग, इसकी वजह से श्रम मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों में बढ़ जाती है। इससे निरीक्षण और जवाबदेही तय करना बहुत कठिन हो जाता है। कॉरपोरेट प्रभुत्व की वजह से अधिकार और मूल्य कॉरपोरेट में ही केंद्रित हो जाते हैं। इससे श्रमिकों को संतोषजनक पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। यानी कि मेन कारक जो हैं आउटसोर्सिंग और कॉरपोरेट प्रभुत्व, ये दो हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो RLV LEX-02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है। RLV-TD से आशय है फिर से उपयोग में लाए जाने योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। RLV LEX-02 के इस परीक्षण ने अंतरिक्ष में वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान की उच्च गति युक्त ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी की पुनर्पुष्टि की है। इस परीक्षण से RLV LEX-01 में प्रयोग किए जा चुके विंग्ड बॉडी और ऑल फ्लाइट सिस्टम्स का पुनः उपयोग किया गया था। इससे पहले 2023 में RLV LEX-01 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। RLV-TD कार्यक्रम का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग में होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकी को विकास करना है। यह कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव बनाएगा। RLV वास्तव में लो लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है। ये पेलोड को निम्न भू कक्षाओं में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इससे भविष्य में भी इस यान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यान को उन्नत बनाकर भारत के दोबारा उपयोग होने वाले दो चरणीय कक्षीय टू स्टेज टू ऑर्बिट TSTO प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा। नासा लंबे समय से RLV का उपयोग कर रहा है। यहाँ तक कि SpaceX जैसी निजी अंतरिक्ष एजेंसियाँ भी आंशिक रूप से दोबारा उपयोग होने वाली प्रक्षेपण प्रणाली का प्रदर्शन कर रही हैं। लाभ प्रॉफिट्स क्या हैं RLV
को अंतरिक्ष तक पहुंचने का वहनीय, विश्वसनीय और मांग पर उपलब्ध साधन माना जाता है। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? विशेष मिश्र धातु, कंपोजिट और इंसुलिन जैसी सामग्रियों का चयन चुनौतीपूर्ण है। इसके अलग अलग भागों में क्राफ्टिंग करना बहुत जटिल है। इस प्रणाली के लिए अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर GEM 2024 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और फेडरेशन कार्मी ग्रेक के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को बेहतर करने और देश स्तरीय कार्यवाही का समर्थन करता है। इसके लिए वह व्यक्तियों, संगठन और संस्थानों को नवीन लर्निंग समाधान प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। तो रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं रिकॉर्ड ई अपशिष्ट उत्पादन 2022 में 62 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। ये 2010 में उत्पन्न हुए अपशिष्ट के 82% तक था, 82% अधिक था। इसके 2030 तक 32% बढ़कर 82 मिलियन टन होने की संभावना है। पुनर्चक्रण में अंतराल दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट की मांग का केवल 1% ही अपशिष्ट पुनर्चक्रण से पूरा होता है। जितने ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण किया जा रहा है उसकी तुलना में 5 गुना तेजी से ई अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है। भारत की स्थिति क्या है? यह विश्व के उन देशों में एक है जहां सर्वाधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारत में 2022 में 4137 मिलियन किलोग्राम ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। ई अपशिष्ट वे सभी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण EEE एवं उनके हिस्से होते हैं जिन्हें उनके उपयोगकर्ता फिर से उपयोग नहीं करते हैं और अपशिष्ट के रूप में उन्हें फेंक देते हैं, जैसे पुराने और अनुपयोगी हो चुके मोबाइल, टीवी आदि। ई अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ होते हैं। इनमें शीशा, पारा जैसे जहरीले तत्वों को वातावरण में प्रवेश हो सकता है। यह नवजात शिशुओं में विकार, फेफड़ों और श्वसन प्रणाली में समस्या आदि का कारण बन सकता है। प्रबंधन संबंधी मुद्दे। रिपेयरिंग के सीमित विकल्प, उत्पाद की छोटी उपयोग अवधि, अपर्याप्त ई अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना आदि। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलें। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो पहले भारत सरकार ने की हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। इनमें नियम क्या क्या हैं? पहला, इन नियमों को ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की जगह जारी किया गया है। इन नियमों का प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR अवधारणा ई अपशिष्ट नियम 2011 में प्रस्तुत की गई थी। ये नियम पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी नॉर्मली वो होती है जिसमें कि हम लोग पुरानी रिसोर्सेज को यूज़ करके नए रिसोर्सेज बना लेते हैं और एक तरह से ये सर्कुलर इकोनॉमी का रूप ले लेती है। तो चलिए नेक्स्ट, अन्य कुछ सुर्खियां हैं सॉरी ANAGRANINF परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ANAGRANINF परियोजना के लिए फंड प्रदान करता है। ANAGRANINF से तात्पर्य है डेवलपमेंट ऑफ अ नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
परियोजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये भारतीय और स्पेनिश कंपनियों के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? एक नवीन शीशा यौगिक, विशेष रूप से एक एंटीबायोटिक विकसित करना है। साथ ही अति हानिकारक ग्राम नेगेटिव रोगजनकों से निपटना है। यौगिकों की एक श्रृंखला का उत्पादन करना है जो न केवल बढ़ी हुई प्रभावकारिता प्रदर्शित करेंगे बल्कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR संक्रमण से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित कठोर मानदंडों के अनुरूप भी होंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कई दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं और अधिकांश उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के भी प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंस UFC मॉडल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में UFC मॉडल की आलोचना की है। यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है। यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंस UFC के बारे में, यह समूह 1990 के दशक में बनाया गया था। इसे कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। UFC के उद्देश्य क्या हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों का विस्तार करके सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्थन जुटाना, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने का विरोध करना और वीटो शक्ति को सीमित करने का समर्थन करना। सदस्य, इसमें 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक शामिल हैं। सदस्यों में P5 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं और P5 में इटली, तुर्की, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिए। भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस UA की अवधारणा पर आधारित है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI के सहयोग से विकसित किया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के बारे में, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम सहित सभी डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेस के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसका उपयोग इंटरनेट पर चलने वाले सभी एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, सिस्टम द्वारा किया जा सकता है। भाषा नेट पोर्टल का उद्देश्य .in को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डोमेन बनाना है। अग्नाशय पैंक्रियाज। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR के वैज्ञानिकों ने अग्नाशय की कार्यप्रणाली की नकल करने वाली रेशम आधारित एक नई हाइड्रोजन प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली डायबिटीज के उपचार हेतु शरीर में बेहतर तरीके से इंसुलिन डिलीवर कर सकती है। अग्नाशय अमाशय स्टोमक के ठीक पीछे ऊपरी बाएं उदर एब्डोमेन में स्थित होता है। अग्नाशय के कार्य क्या क्या होते हैं? एक्सोक्रीन बाह्यस्रावी कार्य। अग्नाशय में बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम का उत्पादन करती हैं। यह एंजाइम छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का विखंडन करने में मदद करता है। अंतःस्रावी एंडोक्राइन कार्य। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागन सहित कई हार्मोन्स का उत्पादन करता है। अग्नाशय को प्रभावित करने वाली बीमारियां अग्नाशय को प्रभावित करने वाली बीमारियों में पैंक्रियाटाइटिस, डायबिटीज, अग्नाशय कैंसर आदि शामिल हैं। ऑपरेशन इंद्रावती। भारत में ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। इसके तहत भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीय लोगों की सुरक्षित निकाला गया है। गौरतलब है कि हैती में आपातकाल लागू है। आपातकाल की घोषणा इस माह की शुरुआत में कुछ
सशस्त्र समूहों द्वारा पोर्ट ऑ प्रिंस में देश की सबसे बड़ी जेल पर हमला करने के बाद की गई थी। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। IMT ट्राइलेट 2024 भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया IMT ट्राइलेटरल एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। IMT ट्राइलेट सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। ITU के बारे में जान लेते हैं। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT विषय पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह एजेंसी ICT में नवाचार लाने की दिशा में काम करती है। सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसके सदस्यों में भारत सहित 193 देश और 900 से अधिक कंपनियां, विश्वविद्यालय एवं अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ नेटवर्क के प्रबंध के लिए 1865 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। राइट व्हेल। एक अध्ययन से पता चला है कि मछली पकड़ने के उपकरणों में फंसने के बाद मादा राइट व्हेल कभी प्रजनन नहीं कर पाती है। राइट व्हेल के बारे में जान लेते हैं। इनका शिकार करना आसान होता है, इसलिए इन्हें राइट व्हेल नाम दिया गया है। ये किनारे के करीब विचरण करती हैं, धीरे धीरे तैरती हैं और जब मर जाती हैं तो जल की सतह पर बहती रहती हैं। इसकी 3 प्रजातियां हैं। सदर्न राइट व्हेल IUCN रेड लिस्ट लीस्ट कंसर्न, नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नॉर्थ पैसिफिक राइट व्हेल IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड। वे आहार के लिए जूप्लैंक्टन पर निर्भर रहती हैं। उन्हें मछली पकड़ने के उपकरणों में फंसने, जहाज़ों से टक्कर, बाई कैच, जलवायु परिवर्तन आदि से खतरा है। पापुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी 2 संघर्षरत समूहों योपो अलायंस और पालिनो अलायंस ने एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भौगोलिक अवस्थिति क्या है पापुआ न्यू गिनी की? यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप के पूर्वी हिस्से को शामिल करता है। इसमें बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगेनविले और बुका सोलोमन द्वीप श्रृंखला का एक हिस्सा है तथा अन्य छोटे द्वीप भी शामिल हैं। यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टॉरस जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। ये कोरल सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के निकट अवस्थित है। उच्चतम बिंदु बिस्मार्क रेंज में माउंट विल्हेम। मुख्य नदियां जो हैं सेपिक, रामू, फ्लाई आदि हैं। यहाँ पे आप इसका मैप देख सकते हैं न्यू गिनी का, पापुआ न्यू गिनी का। ये पैसिफिक ओशन में है, ये आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो पे बने रहने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू।